बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जेन-ज़ी की जो तहरीक है वो अब इंडिया में पहुँच गई है और कुछ अर्सा पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने एक जुमला बोलते हुए केस के दौरान नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी थी। और उसके बाद अभिजीत दीपिकी नामी एक नौजवान है जो इंडिया से बाहर रहता था, तो अभिजीत ने फौरी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी कायम कर दी, काकरोच जनता पार्टी। वैसे तो तंज में ये बात की थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन उसके बाद नौजवानों ने इसको सीरियस ले लिया और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, काकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल आ गया। इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की इंडिया के निज़ाम तालीम के ऊपर और ये बार बार एक ही बात कर रहे थे कि इसके अंदर इस्लाहात लाई जाएं, इसको बेहतर किया जाए। इनको संजीदा नहीं लिया गया। ये छोटे मोटे एहतजाज करना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज में शिद्दत आना शुरू हो गई। फिर एक वक्त आया कि कुछ तलबा ने और उनके साथ कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो हालात इंडिया के अंदर ऐसे होना शुरू हो गए कि पहले इनको संजीदा नहीं लिया गया। वज़ीर तालीम के जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो शरपसंद किस्म के लोग हैं और ये ठीक लोग नहीं हैं। तो नौजवान इकट्ठे होते गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नौजवान इतनी बड़ी तादाद में आए कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही थी और बिलाखिर वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए। नौजवानों ने जाकर एहतजाज किया। उनकी एक मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हुई, जो सेहत का मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर, उससे मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपने मुतालबात भी पेश किए। नौजवानों को कहना है जो वज़ीर तालीम है उसने मजाक उड़ाया और वो इस्लाहात नहीं ला रहा तालीम में, जिसकी वजह से इंडिया के नौजवान पीछे रह जाते हैं। लिहाजा वज़ीर तालीम जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उसको फारिग किया जाए और इसकी अब ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसा आदमी लाया जाए तालीम के मैदान में जो नौजवानों के लिए तालीम में इस्लाहात लेकर आए और इंडिया के हालात को, नौजवानों के हालात को बेहतर करे। देखिए, ये नौजवान इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, पुलिस को वहाँ पे आंसू गैस फेंकनी पड़ी। मनाज़र जब मैंने ड्रोन की फुटेजेस देखी तो ऐसा लगा जैसे इंडिया भर के नौजवान वहाँ पे दिल्ली से सारे निकल के इस तरफ को आ गए। तो नौजवान बड़ी तादाद में पहुँचे, बड़े कमिटेड थे, उनके साथ उनके बैग्स थे, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें थीं। याद रहे कि अभी गर्मी का मौसम है और इस वक्त वहाँ पे काफ़ी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद नौजवान ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया। पुलिस ने उनके ऊपर बदतरीन लाठी चार्ज किया। कई नौजवान लाठियाँ खाते थे और खड़े रहते थे और वो बार बार कहते थे कि मारो हमें और मारो, हमें एक ही दफ़ा मार दो लेकिन हमें हमारा हक दो। ये सूरत हाल पैदा हो गई और फिर पुलिस ने वहाँ पे आंसू गैस चलाई, नौजवानों पे लाठी चार्ज की, उन्हें धक्कम पेल की, उन्हें वहाँ से धकेला, उनका स्टेज वहाँ से रिमूव किया गया। बहुत बड़ी नफरी पुलिस की बुलाई गई, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को इकट्ठा किया गया। लेकिन आप देखेंगे अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक भी नौजवान मरा नहीं है और ना ही इंडिया की पुलिस ने या फौज ने इन नौजवानों पे गोली चलाई। ये दिल्ली के अंदर आए भी, ये पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे भी, इन्होंने अपना एहतजाज भी किया, अपने मुतालबात भी रखे, वहाँ पे मार कुटाई भी हुई, धक्कम पेल भी हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडियन सरकार ने इन नौजवानों पर गोली नहीं चलाई। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे गोली चलाने का ऑप्शन ले लेती है और उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मिल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हमारे सर पे है, गोली वोली मार भी देंगे, कुछ 10-15-20 लोग मारे जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर में जो डाटा है वो 50 से ऊपर पहुंच गया है शोहदा का, 50 से ज़ायद शोहदा का डाटा है। अभी पिम्स के अंदर एक और नौजवान की शहादत हो गई है, उसे भी गोलियां लगी थी आज़ाद कश्मीर में। तो यहाँ तो परवाह ही नहीं करते, गोली मारते हैं इंसान को। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया में, नौजवानों ने अपने मसल शो किए हैं और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी जिसे काफ़ी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस शिकस्त नहीं दे पाई, बाकी मुखालफीन जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं तोड़ पाए, उसको नहीं हिला पाए उसकी जगह से, और नरेंद्र मोदी ने पैसे के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से सिस्टम के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल और अपनी पकड़ बना के रखी। लेकिन अब ये नौजवान जो हैं वो ऐसा लगता है बुनियादें हिला देंगे नरेंद्र मोदी की। इन्होंने मुतालबात जो हैं उनको बढ़ाना शुरू कर दिया नौजवानों ने और अब ये दोबारा निकलेंगे। देखिए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये जो नौजवानों की मूवमेंट है ना, इसका आगाज़ हुआ था श्रीलंका से।
سب سے پہلے سری لنکا کے اندر عوام نکلی جس میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان تھے. یہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے سسٹم سے. انہیں لگ رہا تھا کہ سسٹم شہریوں کو دبا رہا ہے. سری لنکا کے اندر انقلاب آ گیا. انہوں نے اٹھا کے پاک سے خاندان کی ایسی تیسی پھیر دی تھی اور ہم نے وہ مناظر دیکھے تھے. ابھی سری لنکا کے اندر چیزیں نارملائز ہیں. پھر ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے اندر نوجوان اٹھ گئے. بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے حسینہ واجد کے مظالم کے خلاف کھڑے ہو کر اور ان مظالم کے خلاف خاص طور پہ جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی تھیں, جو نوجوانوں کا استحصال کیا جاتا تھا, جو ان کی پالیسیز تھیں, ان کے خلاف نوجوان کھڑے ہو گئے اور ایسا پروٹیسٹ کیا کہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور حسینہ واجد کے مظالم کی داستانیں جو کھل کر پھر باہر آئی ہیں, جو لوگ جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے وہ چھوٹ چھوٹ کر آئے کئی سال کے بعد. تو بڑا ظلم, 15 سال تک حسینہ واجد نے ظلم کیا تھا. نوجوانوں نے کنٹرول لے لیا اپنے ہاتھ میں بنگلہ دیش کا. وہاں پہ ایک الیکشن ہوا, اس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت بنی ہے. بنگلہ دیش میں آج حالات بہتر ہیں. اسی طرح پھر نیپال کے اندر ہوا. نیپال میں نیپو کڈز تھے, وہاں کی جو رائل فیملی ہے ان کے بچے, وہ ویڈیوز بناتے تھے اپنی عیاشیوں کی, اپنی زندگی کی. بڑی خوبصورت ویڈیوز بناتے تھے کہ یہ سہولت ہے, یہ گاڑی ہے, یہ پلین ہے. تو وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے, لیکن وہ ویڈیوز بنا کے وہ پبلک کرتے تھے, جیسا کہ زرداری صاحب کے بچے بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. تو اس سے نوجوانوں کے اندر ایک غصہ پیدا ہوا اور وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ نیپال میں بھی یہ سب ہو گیا. اب آپ دیکھیں سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال اور پھر اگلا ملک آتا ہے انڈیا. یہ ملک ہے بھی اسی ترتیب سے, اس طرف کو آپ آتے جائیں تو ایک ہی جگہ پہ ہیں. تو انڈیا میں اب نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ جین زی ہے. یہ وہ جنریشن ہے جس کو ہم جین زی کہتے ہیں, یعنی وہ نوجوان جو 25 سال کے آس پاس کی عمر کے ہیں, اس سے اوپر نیچے. تو یہ جین زی نوجوان ہے اور انہوں نے اب مصیبت ڈالی ہوئی ہے انڈیا کے اندر. یہ بڑھتے جائیں گے, یہ میری پریڈکشن ہے. میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ بتایا تھا نا کہ کاکروچ جنتا پارٹی انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی ہے, میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ یہ پریکٹیکلی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے. پھر جب وہ انڈیا پہنچا, میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ انڈیا پہنچ گیا اور اب وہ بڑے احتجاج کے اندر آج وہ فاؤنڈر بھی موجود تھا, باقی نوجوان بھی موجود تھے اور نوجوان خود قیادت کر رہے ہیں. میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو, بچیوں کو, انہوں نے جس انداز میں وہاں پہ ڈنڈے اور آنسو گیس کا مقابلہ کیا اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. وہ ان کو شعور تھا, ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور نریندر مودی کی سرکار وہاں پہ کیا کر رہی ہے. تو آہستہ آہستہ اب وہاں پہ بھی نوجوان انڈیا میں یہ جین زی کا بخار یہاں تک پہنچ گیا. اگلا ملک ہے پاکستان. تو پاکستان کے نوجوانوں کو بھی اب تیاری پکڑنی پڑے گی کیونکہ ذمہ داری تو نوجوانوں پہ آنی ہے. الٹیمیٹلی پاکستان کے نوجوانوں کو یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, چاہے نوجوان اسلام آباد راولپنڈی کے ہوں, خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان کے نوجوان ہوں یا کشمیر کے نوجوان ہوں. دیکھیں نا, کشمیر میں بھی ابھی جو تحریک آئی ہے وہ نوجوانوں نے کیا ہے. یہ کوئی بوڑھے لوگ, بہت بزرگ لوگ نہیں ہیں, بہت تجربہ کار لوگ نہیں ہیں. کوئی بیکری والا ہے, کوئی دکان والا ہے, کوئی نیا وکیل بنا ہے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے مڈل کلاس کے گھروں سے اٹھے ہوئے نوجوان ہیں اور اسکولوں کے بچے بچیاں آتے ہیں وہاں پہ دھرنے کے اندر اور بڑی تعداد میں نوجوان شرکت کر رہے ہیں ان احتجاجوں میں جو آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن اب پاکستانی نوجوانوں کو الٹیمیٹلی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, یہ دیکھے بغیر کہ کون سی پولیٹیکل قیادت ان کو لیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ضرورت نہیں ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نارملی ایسا ویژن نہیں ہے جو موجودہ حکومت کے اندر, خاص طور پہ وہ تو صرف اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں. نواز شریف کو مریم نواز اور اس کے بچوں سے باہر دکھائی نہیں دیتا, زرداری کو اپنے بیٹے سے باہر دکھائی نہیں دیتا. خواہش تو دیکھو نا, اس نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نوجوان اقتدار میں حصے دار بنے. نہیں, وہ کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے ایک دفعہ. آپ دیکھیں نا ان کی خواہشات کیسی ہیں, وہ اپنی فیملی سے باہر جاتی ہی نہیں ہے. تو نوجوانوں کو پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کے لیے, نوکری کے ایک جیسے مواقع کے لیے, بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے, ناانصافی کے خاتمے کے لیے, جو اقربا پروری ہوتی ہے یہاں پہ اپنے ہی لوگوں کو ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں اس کے خلاف, اور نوجوانوں کے مینڈیٹ کا احترام کہ نوجوان جو بات کرتے ہیں, جس کو ووٹ ڈالتے ہیں, وہاں پہ وہ مینڈیٹ اس کو ملنا چاہیے. کھیلوں کے مواقع, صحت کے مواقع, یہ انہیں ملنے چاہیے. ان معاملات کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے. پھر میرٹ کا قیام ہونا چاہیے پاکستان میں, نظام انصاف ہونا چاہیے اور شفاف ہونا چاہیے, آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. انٹرنیٹ بار بار پاکستان میں بند کر دیتے ہیں, موبائل فون بند کر دیتے ہیں, یہ سلسلے پاکستان میں بند ہونے چاہیے. کرپشن, رشوت, سفارش, ان ساری چیزوں کے خلاف پاکستانیوں کو آج نہیں تو کل اٹھنا پڑے گا اور یہ ذمہ داری پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی.
क्योंकि श्रीलंका से लेके बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से इंडिया और इंडिया से अब ये कश्मीर, आजाद कश्मीर में भी है। और फिर ये पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली नौजवानों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो नौजवान अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें। मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि अपने आप को आप ज़हनी तौर पे तैयार करें और तैयार रहें उस वक्त के लिए जिस वक्त कौम को उठना पड़ेगा, नौजवानों को उठना पड़ेगा इस सारे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, ये खानदानी निज़ाम के खिलाफ, ये चंद खानदानों की गुलामी के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान पे कब्जे के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, अपने आप को ज़हनी तौर पे आप तैयार रखें। जब वो वक्त आएगा तो साथ मिलकर निकलें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। नाज़रीन, बिलावल ने कश्मीर के अंदर एक बात की है, ज़रा वो बात आपके सामने में पहले रख देता हूं। स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से आज़ाद कश्मीर का मामला पेचीदा हो रहा है। देखें, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? बिलावल की है। आज़ाद कश्मीर में इतनी सारी फोर्सेस किसने बुलाई? जिन्होंने गोली चलाई बिलावल ने बुलाई, बिलावल की पार्टी ने बुलाई और गोली भी चलवाई। जो लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उन्हें कलअदम किसने करार दिया? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने किया। और कलअदम करार देने के बाद उनके सरों के ऊपर इनाम किसने रखा? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने रखा। तो ये जितना कुछ भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। ये सारा बहरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने किया है। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अलग है, पाकिस्तान की हुकूमत अलग है। बेशक ये एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, लेकिन है तो अलग। दो एंटिटीज हैं आइन के मुताबिक, पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का। तो बिलावल जो कुछ आज़ाद कश्मीर में बिलावल की हुकूमत कर रही है, वो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? ये है मेरा सादा सवाल। तो बिलावल अपोजिशन बनने की और बनने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, जो इंतहाई गैर जरूरी है। और नौजवान इस बहकावे में आएंगे नहीं, वो इसमें फंसेंगे नहीं। हाँ, मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और उसकी ड्राफ्टिंग जारी है। मुज़ाकरात की इस वक्त की सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है। डेडलॉक है सीटों के मामले पे और वहां आकर फंस गए हैं सारे। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगर सीटें कम की जाएं तो जितनी सीटें कम की जाएं उनके पास पूरा इख्तियार होना चाहिए वोट डालने का, वजीर आजम को चुनने का या वजीर आजम को निकालने का, हुकूमत को बनाने और गिराने का इख्तियार। ये जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं इनके पास होना चाहिए, चाहे कम भी कर दी जाएं, इनका इख्तियार रहना चाहिए। लेकिन जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग कहते हैं ठीक है जी आप 4 करें 6 करें, लेकिन इख्तियार नहीं होना चाहिए। ना ये हुकूमत बनाएंगे ना ये हुकूमत गिराएंगे। हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार आज़ाद कश्मीर के अवाम के पास होना चाहिए, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर के अवाम जिसको वोट डालेंगे वही हुकूमत बनाएगा, वही हुकूमत गिराएगा। अब क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन हैं तो ये मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने या गिराने में रोल प्ले करें तो एक अलग बात है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिराने और बनाने में रोल प्ले ना करें, उनका मौक़िफ़ भी एक तरह से ठीक दिखाई देता है। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन कुछ जगहों पे डिटाई जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और भी कई जगहों पे है, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी को कुछ हद तक काकरोच मिलजुल कर ट्रैक पे लेकर आए। अब मेरी गुजारिश है पाकिस्तानी कीड़े मकोड़ों से जो मेरी तरह है कि हमें भी अब चाहिए कि काकरोचों की तरह खड़े हो जाएं और हम भी अपने हुक्मरानों को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ट्रैक के ऊपर लेकर आए, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। ये बलूचिस्तान में दोबारा से चीजें रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले मैं मुबशर जैदी साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और मैं उन्हें हमेशा अपने से बहुत अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूं, बहुत सारे जर्नलिस्टों से अच्छे हैं। उनके कॉन्सेप्ट भी बड़े क्लियर रहे हमेशा। यानी जिस वक्त हम गलतफहमी का शिकार होते थे, हमें लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है वो सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद रखती है, यानी हमें ये गलतफहमी थी, मुझे जाती तौर पे ये गलतफहमी थी कि पाकिस्तान के जर्नैल जब भी कभी फैसला करते हैं तो वो पहले पाकिस्तान को आगे रखते हैं। फिर मेरी गलतफहमी दूर हुई, नहीं, वो पहले अपने आप को आगे रखते हैं, अपनी नौकरी, अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपनी जात, अपनी फैमिली, वो पहले अपने आप को रखते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को रखते हैं। ये मेरी गलतफहमी दूर हो गई। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी मुबशर जैदी साहब जैसे जो हमारे सहाफी हैं उनको नहीं थी, लेकिन शायद हो सकता है कि आजकल वो इस गलतफहमी का शिकार हो रहे हों, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया और वो चीजों को उस ऐनक से देख रहे हैं जो ऐनक माजी में हमने भी पहनी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक चीजें अब कॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान के क्लियर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया में एहतजाज शुरू होता है तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमले रुक जाते हैं, ये उन्होंने क्लेम किया। इसके ऊपर एक जो हमारे बलूचिस्तान के सहाफी हैं उन्होंने जवाब दिया कि या बलूच साहब, वो ये कहते हैं कि कहां रुके हैं साहब, खटपूचा मस्तूंग में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है। आज सुबह मस्तूंग में एक सेशन जज को कत्ल कर दिया गया।
कल ही ISPR ने 10 अस्करियत पसंदों को हलाक करने और 2 खवातीन खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इधर रोजाना 2 से 3 अफराद टारगेट किलिंग का निशाना बन रहे हैं। तो कहां रुके हैं दहशतगर्दी के वाकयात? देखिए, हमें ना हर चीज को भारत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये कोई मैं जैदी साहब पे तनकीद नहीं कर रहा, ये हम लोगों की ओवरऑल ऐसी सोच है, उसको बदलने की जरूरत है। ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद अपनी पॉलिसियों को ऐसे रखा कि अपने लोगों को नाराज किया, उनको धक्का दिया, उनको दीवार के साथ लगाया। हम जब मारम बलोच को बंद कर देंगे, जो एक आजाद आवाज है, तो फिर बंदूक वाले ही सामने आएंगे ना। जब हम ईमान मजारी को बंद कर देंगे, जो कानून का सहारा लेती है, तो फिर बंदूक का सहारा लेने वाले ही आगे आएंगे ना। जब आप पॉलिटिकल आवाजों को बंद करते हैं, इंसानी हकूक की आवाजों को बंद करते हैं, तो लोगों को तो अपने हकूक चाहिए, फिर वो ताकत के बलबूते पे सामने आते हैं, फिर उन्हें आपका दुश्मन इस्तेमाल भी कर सकता है। तो मेन चीज ये है कि आप अपने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद करें, जबरी तौर पे गुमशुदगियां आप बंद करें, अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, आप लोगों का इस्तेहसाल करना बंद करें, आप उनसे छीनना बंद करें, आप डिलीवर करें उन्हें, और जो जिसकी ड्यूटी है वो उतना काम करे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो डेवलपमेंट में घुस जाते हैं, वो मईशत में घुस जाते हैं, वो हर चीज के अंदर मुदाखलत करते हैं, उनका काम नहीं है। वो अपना काम करें, हमें हमारा काम कर दें। सिविलियंस अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे। आप देखें हमारा मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो भारत पे इल्जाम लगा के आप अपनी जान तो छुड़वा लेते हैं वक्ती तौर पे कि जनाब ये भारत ने किया, हमने नहीं किया, लेकिन जब भारत कर रहा होता है तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे, ये सवाल। और दूसरा, आप उनको ग्राउंड बनाकर क्यों दे रहे हैं? यानी अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते उसने की है, पहले जिम्मेदारी आपकी है। और हम अपनी पॉलिसीज के वजह से दहशतगर्दी को पाकिस्तान में लेकर आए, जो जियाउल हक की पॉलिसी थी, बाद में जो मुशर्रफ की पॉलिसी थी, उसके बाद से लेकर अब तक जो जनरल बाजुआ की पॉलिसी थी कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाया जाए। इमरान खान साहब के दौर के अंदर इस पर डिबेट हुई थी, और जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो मुराद सईद चिल्ला रहा था कि ये ना करो, लेकिन दहशतगर्द पाकिस्तान में पहुंचे और लाए गए। तो मेरी गुजारिश ये है कि सियासतदान कभी भी उतने बड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं है पाकिस्तान के हालात के, जितने बड़े जिम्मेदार पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। और भारत पाकिस्तान में अगर कोई साजिश करने में कामयाब होता है तो उसके पीछे हमारी कमजोरी और हमारी अपनी वजूहात है, हमारी अपनी गलत पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से दुश्मन भी फायदा उठाता है। बस मेरी इतनी गुजारिश थी। अब अफगानिस्तान वाला मामला नाज़रीन पाकिस्तान के लिए थोड़ा गंभीर हो गया। वो गंभीर ऐसे हो गया कि पाकिस्तान ने एक अटैक किया था अफगानिस्तान में, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसकी मुकम्मल तहकीकात की है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्टें आ चुकी हैं और ये एक जंगी जराइम के तौर पे इस मामले को देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पहले वाकया आप देख लें कि ये जो उम्मीद एक सेंटर था जहां पे नशा करने वाले लोगों का इलाज किया जाता था, वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक कर दिया था और ये कहकर किया था आज से चंद माह पहले कि यहां पे दहशतगर्द है और यहां पे कुछ असला डिपू था, यहां पे बारूद था, तो उसकी वजह से कुछ धमाके वमाके हुए हैं, तो हमने तो जनाब इसके ऊपर, तो वो एक्चुअली एक एरियल स्ट्राइक थी। माजी में उस जगह को इस्तेमाल किया जाता रहा है और कुछ तालिबान वहां पे अपने अड्डे शड्डे बना के माजी में वहां रहते भी रहे हैं, ये दावा किया गया। लेकिन अभी वो सिर्फ एक उम्मीद बहाली सेंटर था जहां पे नशा करने वाले लोगों का इलाज किया जाता था। इसी तरह की एक गलती अमेरिकन फौज से हुई जब उन्होंने मिनाब स्कूल पे अटैक कर दिया कि माजी में उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब वो छोटी बच्चियों का स्कूल था। तो अमेरिकन ने तो अपनी गलती कुछ हद तक मानी है, बल्कि वहां पे तो वो बहुत सवाल भी उठाया गया कि मिनाब स्कूल की बच्चियों को क्यों मारा। पाकिस्तान में तो आप ये सवाल भी नहीं उठा सकते कि जो उम्मीद बहाली सेंटर है उसके ऊपर अटैक क्यों किया गया। वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफियों के जरिए से फौरी तौर पर यह खबर चलवाई कि नहीं वो बहाली सेंटर नहीं था, वहां सिर्फ दहशतगर्द रहते थे। अब इसके ऊपर जो इंटरनेशनली इंक्वायरी की गई है, उन्होंने कहा जी कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जो पाकिस्तानी फौज के इस दावे की तायीद करते हो कि हमले के वक्त उम्मीद रिहैबिलिटेशन सेंटर में हथियारों और गोला बारूद के जखीरे या किसी दूसरे फौजी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा जी हमने पूरी इंक्वायरी की है और ये सेंटर सिर्फ रिहैबिलिटेशन के लिए था, जो लोग नशे के आदी हैं उनके इलाज के लिए, उनकी बहाली के लिए ये मरकज काम कर रहा था। तो मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल कुछ इदारे भी इसमें आ गए हैं। पाकिस्तान को बराह रास्त अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए, बार बार बात करनी चाहिए, हर मामले में उनके साथ एंगेजमेंट रखनी चाहिए, चाहे दाइश का मामला हो, टीटीपी का मामला हो, दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मामला हो, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मैकेनिज्म बनाएं ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ अमन कायम हो सके। जब तक अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पे अमन नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में नहीं हो सकता, जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा अफगानिस्तान में नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सकाफत एक जैसी है, दोनों तरफ एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसी जुबान बोलते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। तो बाढ़ लगाने से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपको बातचीत या एंगेजमेंट करनी पड़ेगी और पाकिस्तान को वो करनी चाहिए। नाज़रीन, मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि खवातीन मेरी रेड लाइन है।
میں ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ ڈیٹا میں نے نہیں لکھا, یہ سرکاری ڈیٹا ہے. وہ کہتی ہے نہیں خواتین میری ریڈ لائن ہے, لیکن پاکستان میں خواتین کے خلاف جتنے بھی جرائم ہوئے, چاہے وہ تشدد ہو,